हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरी क्लासेस में। हमने इससे पहले अभी डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा हुआ था, जिसमें अपनी जांच तक आ चुके थे। जी यानी जांच, जहां पर अपन पढ़ा हुआ था अपन ने जांच। जांच को अपन ने डिफाइन कर चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे अन्वेषण। या अन्वेषण किस में दिया है? एच में दिया है। चलिए गाइस, जांच को एक बार छोटा सा शॉर्ट में ले लें, जिससे कि अपने रिवाइज में आ जाए। तो जांच क्या होता है? तो जांच आपका बताया था कि विचारण से भिन्न जो अपराध और प्रत्येक जांच को इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाएगी। जांच जो होगी विचारण से भिन्न मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाएगी। ठीक है। और मजिस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिक या न्यायिक हो सकते हैं। किसमें? जांच में। जांच में कौन कौन से मजिस्ट्रेट? कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन अन्वेषण पर। अन्वेषण कहाँ दिया है? एच। एच अन्वेषण। अन्वेषण, चलिए गाइस अपन लोग अब बेरक खोल के देखते हैं। बेरक में अन्वेषण की डेफिनेशन में क्या कहा गया है। अन्वेषण कहता है कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाएगी। अन्वेषण होता क्या है? अन्वेषण ये बताता है कि कोई भी अन्वेषण जो पूरी समस्त कार्यवाहियां, पूरी कार्यवाही, सभी कार्यवाही है जो इस संहिता के अधीन आते हैं। किसके? दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जिसे आती हैं पुलिस अधिकारी के या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, और साक्ष्य एकत्र करने के लिए। किसके लिए? जो आपके सबूत होते हैं, साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए अन्वेषण किया जाता है। ठीक है। तो अन्वेषण कह रहा है कि अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना होता है। ठीक है। इसके बाद कहता है कि अन्वेषण जो होगा वो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। किस किस के द्वारा? या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा, या पुलिस अधिकारी के द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, किंतु स्वयं किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया। अन्वेषण जो होगा कौन नहीं करेगा? नेगेटिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका कि अन्वेषण किसके द्वारा नहीं किया जा सकता। तो अन्वेषण स्वयं मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के द्वारा नहीं किया जा सकता। ओके गाइस, क्लियर है। इसके बाद अपन अन्वेषण के बाद आते हैं अपन अन्वेषण के बाद अपन आते हैं आई, यानी न्यायिक कार्यवाही। आई किस में क्या है? न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही। चलिए, इससे पहले अपन इसको डिफाइन करें एक बार छोटा सा शॉर्ट ट्रिक में अपन रिवीजन करते हैं। ओनली डेफिनेशन के नाम। ठीक है। ए में आपका आता है जमानती अपराध या अजमानती अपराध। ठीक है। तो जमानती अपराध या अजमानती। बी में आरोप आता है। सी में संज्ञेय अपराध आते हैं। सी अपना आता है संज्ञेय अपराध, यानी संज्ञेय मामले। संज्ञेय मामले को अपन ने किसी को रिलेटेड करके पढ़ा था? असंज्ञेय मामला से। ठीक है। तो असंज्ञेय मामले को एल में बताया गया था। कहाँ बताया गया था? एल में। तो सी हो गया अपने। इसके बाद सी के बाद आते हैं डी। डी आपका बताता है परिवार किसके बारे में? परिवार के बारे में। डी के बाद ई हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। एफ भारत। जी जांच। एच अन्वेषण। और आई अब अपन आते हैं न्यायिक कार्रवाई। न्यायिक कार्रवाई होती क्या है ये देखते हैं। न्यायिक कार्यवाही के बारे में क्या बताया है? न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाहियां है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि जो आपका शपथ, अपन एफिडेविट बोलते हैं या ओथ बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है। तो शपथ द्वारा लिया गया होगा, शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है या लिया जा सकता है, न्यायिक कार्रवाई कहलाएगी। शपथ द्वारा ली जाए, किस पर? शपथ। ठीक है। तो शपथ के द्वारा जो लिया
शपथ द्वारा जो साक्ष्य लिया जाता है, शपथ पत्र के द्वारा जो आपको साक्ष्य लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका न्यायिक कार्रवाई में गिना जाएगा। ठीक है, न्यायिक कार्रवाई कहलाती है। और जांच या विचारण दोनों ही न्यायिक कार्रवाई कहलाएंगे। जांच जी में अपन पढ़ा जांच, एच में पढ़ा अपन ने अन्वेषण, तो जांच और अन्वेषण जो होगा वो न्यायिक कार्यवाहियां होंगी। ठीक है, अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है। क्या कह रहे हैं, अभी अपन ने बताया, सॉरी, जांच या विचारण, जांच या विचारण जो है वो आपका न्यायिक कार्रवाई में गिना जाता है और अन्वेषण को न्यायिक कार्रवाई में नहीं गिना जाता। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जांच और विचारण जो होगा वो न्यायिक कार्रवाई में आएगी और अन्वेषण जो होगा वो न्यायिक कार्रवाई में नहीं गिना जाता। आई के बाद अपनाते हैं जे। जे है आपका स्थानीय अधिकारता, यानी जो आपकी होती है। आई आई होता है अपना क्या, न्यायिक कार्रवाई। न्यायिक कार्रवाई को अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन आते हैं जे। जे है आपका स्थानीय अधिकार था। ठीक है, जिसको अपन लोकल जुरिडिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो स्थानीय अधिकारता होती क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा वैसे ही बता देंगे। ठीक है, तो स्थानीय अधिकारता जो होगी, कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट जो होगा उस इस संहिता के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। स्थानीय अधिकारता में कौन, या तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संपूर्ण राज्य या उसका कोई भाग भी इसके अंतर्गत आता है। क्या क्या, स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट आती है, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर इसका ऑल स्टेट इसमें कोई भी भाग आ सकता है। ठीक है, इसका कोई भी भाग आ सकता है, किसमें, स्थानीय अधिकारता में। जे हो गया। जे के बाद आते हैं अपन के अपना महानगर क्षेत्र। के को अपन ने महानगर, इसमें धारा 8 में इसको डिफाइन किया गया है। महानगर महानगर क्षेत्र में कितनी, 10 लाख जनसंख्या बताई गई। कितनी, 10 लाख जनसंख्या आती है। तो महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा जाएगा। तो धारा 8 के अधीन जिसे महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है, धारा 8 में बताया कि कितनी जनसंख्या होगी, 10 लाख जनसंख्या। ठीक है, वो महानगर क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके बाद अपन एल पढ़ चुके थे, असंज्ञेय अपराध। ठीक है, असंज्ञेय अपराध को अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद आते हैं अपन अधिसूचना। आपकी इंपोर्टेंट नहीं है, तो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत होगी, ये बताया। अब आते हैं एन। एन है आपका अपराध। अपराध क्या कहता है, इंपोर्टेंट है, कि कोई ऐसा कार्य या लोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा ये दंडनीय बना दिया है, और उसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं, अपराध कार्य हो या लोप हो। कार्य या लोप को अपन ने आईपीसी में डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की परिभाषाओं में कार्य लोप को बारे में बताया। ठीक है, अब अपन आज क्या कह रहा है कि अपराध वो माना जाएगा जो कार्य लोप के बारे में आता है। और कहता है कि ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध कौन सा एक्ट है आपका, पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जाता है, वो आप किया जा सकता है, वो आपका अपराध में गिना जाए। ठीक है, एन के बाद अपन आते हैं ओ। अपराध में के कौन सा एक्ट है आपका, एन आई। जी है आपका, सॉरी, स्थानीय अधिकारता। स्थानीय अधिकारता, इसमें जो भी मतलब मजिस्ट्रेट और न्यायालय है वो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, स्थानीय अधिकारता में गिनी जाएगी। के आता है महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र, एल अपन पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार लिख देते हैं, असंज्ञेय अपराध। एल के बाद अपन आते हैं एम। एम में बताया था अधिसूचना के बारे में। और एन आपका अपन जो पढ़ रहे हैं अभी, अपराध। अपराध कहता है कि कोई कार्य या लोप आता है, इसमें क्या आता है, कार्य या लोप हो वो अपराध में गिना जाएगा। ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड कहता है कौन सा एक्ट है आपका, पशु अत्याचार अधिनियम, सॉरी क्या है, पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा कौन सी है, धारा 20 के बारे में,
धारा 20 में अपराध के बारे में बताए। ठीक है, एन हो गया। इसके बाद अपन आते हैं एन के बाद ओ। ओ वो किसके बारे में बता रही है? पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी। पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी यानी ऑफिसर। ओ फॉर ऑफिसर। ठीक है, ओ फॉर अधिकारी या ऑफिसर। वो पुलिस ऑफिसर क्या कहता है? पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ये कहता है कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति या बीमारी या अन्यथा किसी कारण से असमर्थ होने पर, क्या कह रहे हैं कि जो पुलिस ऑफिसर होगा, पुलिस अधिकारी होगा, उसके रूप में जो नियुक्त किए गए पुलिस अधिकारी होंगे, पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति मतलब जो प्रेजेंट ना हो, या कोई बीमारी हो गई हो, या किसी अन्यथा किसी कारण से क्या हो, वो असमर्थ हो। ठीक है, अगर होगा तो उस अधिकारी से ठीक नीचे किंतु कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के पुलिस अधिकारी को या राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार वहां तैनात किसी पुलिस अधिकारी को पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी माना जाएगा। क्या कह रहा है? पुलिस ये कह रहा है कि जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी होगा, अगर किसी रीजन से यानी किसी कारणवश अगर वो उपस्थित नहीं हो पाता है, अनुपस्थित रहता है या बीमार रहता है, अगर वो नहीं हो पाता है प्रेजेंट उस समय पे, तो किसे नियुक्त किया जाएगा? पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, जो पुलिस थाने उस पंक्ति से नीचे का अधिकारी हो, लेकिन किससे ज्यादा नीचे का नहीं होना, कांस्टेबल से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेबल की पंक्ति से नीचे का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी होगा। ठीक है, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल दिए होंगे, उन रूल नियमों के अनुसार जो तैनात किसी पुलिस अधिकारी को पुलिस थाने का अधिकारी माना जाएगा। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर देती है तो उसको पुलिस थाने का वार्तालाप अधिकारी उस समय के लिए माना जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है एक चीज और बता रहा है इसमें छोटी सी, कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा कौन सा? उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का पैरा कौन सा है? कि पैराग्राफ कौन सा है? 49। पैरा 49 जो यूपी का है ना, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 49 के अनुसार अगर कोई कांस्टेबल होगा, कांस्टेबल से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी के उपस्थित न होने की दशा में पढ़ा लिखा ज्येष्ठ कांस्टेबल थाने का प्रभार ग्रहण कर सकता है, परंतु वे अन्वेषण नहीं कर सकते। क्या कह रहा है? ये बोल रहा था आपका, ये बताता है कि जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैराग्राफ किसमें 49 के अधीन अगर कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो उससे पंक्ति के कांस्टेबल उस पंक्ति कांस्टेबल से ऊपर के पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को क्या करा जाएगा? उसमें अपॉइंट किया जाएगा, उपस्थित किया जाएगा। और अगर वो उपस्थित हो रहा है तो उसमें अगर कांस्टेबल की पंक्ति उसमें पढ़ा लिखा है, अगर वो ऑफिसर पढ़ा लिखा है तो अपन क्या करेंगे? उसको ज्येष्ठ कांस्टेबल थाने का प्रभार ग्रहण करने के लिए पद दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आते हैं अपन पी किसके बारे में बताता है आपको? स्थान। पी है आपका जो स्थान के बारे में बताती है। टी फॉर प्लेस, जिसको अपन इंग्लिश में प्लेस कहते हैं। स्थान के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? गृह, भवन, तंबुयान या जलयान भी होगा। तो स्थान के अंतर्गत क्या आ जाएगा? घर आ जाएगा, जलयान आ जाएगा, तंबू आ जाएगा, और गृह, भवन, तंबू या जलयान स्थान के अंतर्गत आते हैं। अब क्यू आता है प्लीडर। प्लीडर क्या करता है?
प्लीडर क्या होता है? प्लीडर से अभिप्रेत होता है कि कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में विधि व्यवसाय करने के लिए या विधि का कार्य करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो वो प्लीडर कहलाता है। ठीक है, तो या फिर अपन कहते हैं कि कोई न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई को, कौन सा, लीगल कार्रवाई को, ठीक है, जो विधि का काम करने वाले व्यक्ति को न्यायालय में अनुमति के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो न्यायालय की अनुमति से अगर नियुक्त किया गया होगा तो वो प्लीडर कहलाएगा। किसके लिए? अब और कहता है कि अगर जो दूसरी श्रेणी में इसको लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक कहते हैं। क्या कहते हैं अपन लोग? एपीपी और एडीपीओ जिसे कहते हैं, एपीओ, ये सभी लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक में गिने जाते हैं। इसके बाद चलिए गाइस, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज क्यू तक अपन क्लियर कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन आर से स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू।